आदाबर से गर तू बुरा न माने में एक बार पे खुश आमदीद। इलेक्शन हो गया और जो अक्सरियत है वो वाज़ेह है। पंजाब में थोड़ी तोड़ जोड़ है, उस पर बात करेंगे, लेकिन सेंटर में तकरीबन वाज़ेह है कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की बनेगी और ये भी तकरीबन वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे और ये वो शाहकार है जिसका इंतज़ार लोगों को बड़े सालों से कम से कम 10-12 साल से तो बहुत शिद्दत से ये इंतज़ार था और इस इंतज़ार में पूरी एक जनरेशन है जिसने उम्मीद लगा रखी थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। इमरान खान साहब ने एक इनफॉर्मल सी चंद मिनट की गुफ्तगू की और वो कौम को बहुत पसंद आई और उस गुफ्तगू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि गवर्नर हाउस खाली करा देंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस मतलब टोन डाउन करेंगे, ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस में नहीं जाएंगे और ये चीज़ें बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। वो यूँ कि हालांकि ये तमाम चीज़ें सिंबॉलिक हैं, हो सकता है कि गवर्नर हाउस खाली करने से या गवर्नर को कहीं और शिफ्ट करने से या एक प्राइम मिनिस्टर के ख़ुद कहीं और रहने से, किसी छोटे घर में रहने से कोई ख़ास फ़ायदा ना हो, ऐन मुमकिन है, लेकिन ये एक ट्रेंड सेट करेगा कि अगर वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स अपना ऑपरेशन और अपना जो एक्सपेंडिचर है कम करेंगे तो नीचे जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये डिप्टी कमिश्नर्स हैं, GORs चल रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, ये भी ज़बरदस्ती टोन किए जाएंगे, टोन डाउन किए जाएंगे और ये मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत बात है। अब मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो जो स्टेटस को तोड़ना था वो तो टूट गया, लेकिन स्टेटस को सिर्फ पुराने पॉलिटिशियंस को हटाने का नहीं, मतलब जो लोग तकारीर फरमा रहे हैं कि हमें सिस्टम से हटा दिया गया, मुज़ाहिका खेज़ है। 50-60 साल से उनकी पाकिस्तान की सियासत पे ग्रिप थी और आज वो हट गए और रो रहे हैं। यही होता है स्टेटस को टूटना। लेकिन स्टेटस को टूटने के लिए इमरान खान साहब से गुजारिश है, वो सैकड़ों गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल जो ज़ाया हो रहा है, जो अय्याशियाँ हो रही हैं, जो VIP लेने बनी हुई हैं, जो मिनिस्टरों के आगे पीछे डाले चलते हैं, पुलिस इंटिमिडेशन है, जो रोडों के ऊपर बदतमीज़ी है, एयरपोर्ट पे स्पेशल क्यूज़ हैं, जहाज़ रुकवा दिए रहमान मलिक साहब ने क्योंकि उनका ज़रा आने में ताख़ीर हो रही थी। ये तमाम जो VIP कल्चर है इसको भी ख़त्म करना होगा। वो मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो मराहत का बिल्कुल गैर मुनासिब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेना होगा। सैकड़ों लोगों को, बल्कि हज़ारों लोगों को उनकी हिफाजत पे पूरी पुलिस लगी हुई है, कौम की हिफाजत पे कोई पुलिस नहीं, वो पुलिस सारी विड्रॉ करनी चाहिए। वो तमाम फालतू के पॉलिटिशियंस, फालतू के खुद साख्ता लीडरान जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, वो सारी प्रोटेक्शन वापस होनी चाहिए। अवाम की खिदमत के लिए अवाम की रिसोर्सेज लगनी चाहिए। ज़ुल्फ़िकार साहब इत्तफाक करते हैं इस ख्वाहिश। फैसल साहब, आपकी ख्वाहिश कोई अनोखी नहीं है। आपकी ख्वाहिश वो ख्वाहिश है जो आम आदमी की ख्वाहिश है, जो आम पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और आम पाकिस्तानी जिसमें हम भी शामिल हैं। बेशक हमारी ऐसी ही इमरान खान से ख्वाहिश है कि वो ऐसे ही काम करें। इस कौम को जो 70 साल से करप्शन, दहशतगर्दी और हर तरह की मुसीबत का शिकार है, इस कौम को इस माफिया से निजात दिलाएं और जिस तरह आपने बात की है VIP कल्चर की, इस VIP कल्चर से जान छुड़ाएं। सड़कों के ऊपर जो घंटों खड़े रह के ट्रैफिक में शदीद गर्मी में लोग इंतज़ार करते हैं, उस VIP कल्चर से जान छुड़ाएं और जिस तरह PIA को तबाह किया गया उसको बहाल करें, जिस तरह स्टील मिल के अंदर माफिया ने काम किया उसको ठीक करें, जिस तरह रेलवे को लूटा गया उसको ठीक करें। ये फैसल साहब, ये 22 करोड़ आवाम की दिल के अंदर यकीन करें कि आप उसके अंदर घुस के वो फील नहीं ले सकते कि वह आम आदमी क्या क्या सोच रहा है, किस तरह से जो गरीब आदमी है, जो पाकिस्तान की लार्जर पॉपुलेशन है, उसके साथ जो हो रही है उसकी तो अल्लाह रहम करे। हम बड़ी सड़कें, हम बड़े इलाके देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी जिस तरह जी रहा है वो तो वाकई ज़ुल्फ़िकार बात यह है कि हम नहीं समझ सकते। लेकिन फैसल साहब, इमरान खान की तकरीर जिसकी आपने बात की, जो सादगी में अपनी मिसाल आप थी, जो आजिज़ी में अपनी मिसाल आप थी, सिंपल से कपड़े और उसी तरह पसीने में शराबूर वो जाके एक कागज़ लेके बैठ गए, उस तकरीर ने जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं हैरान हुआ, मैं भी सर्च कर रहा था कि इसका देखें, मोदी का फ़ोन, चाइनी प्रेसिडेंट का फ़ोन, इंटरनेशनल अप्रूवल, चाइनी एम्बेसडर का विजिट, सऊदी एम्बेसडर का विजिट, ईरानी प्रेसिडेंट का फ़ोन, अफगानी प्रेसिडेंट का फ़ोन, और जिस तरह रिस्पांस आया पूरी दुनिया से, ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया, जिस तरह पूरी दुनिया ने वेलकम किया। इसकी एक बुनियादी वजह और भी है, 2 अरब 60 करोड़ जो क्रिकेट के शायद शेदाई हैं पूरी दुनिया के अंदर,
वो ऑलरेडी इमरान खान के नाम से वाकिफ है, बेशक वो ऑलरेडी इमरान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल ठीक। इसी तरह भारत के अंदर आप देखते हैं कि भारत के जो क्रिकेटर्स हैं, भारत के जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, अच्छा अब वो तो वैसे भारत में इमरान खान साहब के बड़े फैन हैं। आधा भारत यकीन करें, वो इस पे जिस तरह नेगेटिविटी थी कि इंडियन मीडिया जिस तरह पीछे पड़ा हुआ था, अब जिस दिन से उनकी पार्टी जीत गई है उसके बाद हालत बदल गई है। लेकिन उसमें एक और बात भी है ज़ुल्फ़िकार की अप्रूवल की, कि ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई माजी नहीं है, तो एज अ रिज़ल्ट उम्मीद बड़ी है, और ये उम्मीद जो है वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है। क्योंकि देखें, अगर मैं कहूँ कि यार मैं पीटीआई पे तनकीद करना चाहता हूँ, सच्ची बात है मैं उनकी इम्पल्सिवनेस पे तनकीद कर सकता हूँ, मैं इस पे तनकीद कर सकता हूँ कि यार मे भी उनके इर्द गिर्द बहुत बेहतरीन लोग नहीं हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यार चोर है, बेईमान है, लुच्चा है, लुटेरा है, मैं ये नहीं कह सकता नहीं, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं ना, ऐसे वो हिस्ट्री नहीं है, और कोई रिकॉर्ड भी, अच्छा एक तो बैगेज, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है बेईमानी का, फ्रॉड का। अगर वो रिकॉर्ड ही हो ना जिस पे माजी में कुछ उस पर शक हो रहा हो तो भी इंसान बात कर ले। हाँ, जो उनकी ज़ातियात पर अटैक किया जाता है वो समझना बकवास है, क्योंकि इंसान का किसी का जो ज़ाती मामला है उसका उनकी पब्लिक लाइफ से या उनकी सियासत से या उनकी लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। और मैंने किसी का ना ज़ाती देखी घर जाके, किस पे गवाही देना, शहादत देना, और माज़रत रेहम खान साहब ने भी जो ज़ाती बातें की वो बड़ी तकलीफ दे हैं। अगर वो ज़ातियात पे जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग इस मियाँ बीवी के रिश्ते का पर्दा होता है। और बात है कि इमरान खान साहब, हमारे माशरे में एक बड़ा आसान तरीका है कि एक औरत जो चाहे मर्द के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दे और निकल जाए, और अगर मर्द कुछ बोले तो बुरा। तो इमरान खान साहब ने जिस खंदा पेशानी के साथ वो तमाम इल्ज़ाम खामोशी से उन्होंने बोली जा। लेकिन वैसे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि आज तक इमरान खान ने मरियम की ज़ात के बारे में, कलसूम के बारे में, किसी की शादी के बारे में, किसी की इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में उस शख्स ने, इवन यार रेहाम खान के बारे में एक सतह से नीचे जाके उसने गुफ्तगू नहीं। यार मैं ये तो कह रहा हूं, ये जो भी किताब के चक्कर में उसने 100 बातें निकली, लेकिन अगेन मैं चाहे कितना बड़ा तनकीद करूं इमरान भाई, इस बात का मुझे एक मर्द की हैसियत से मुझे सलाम करना पड़ेगा कि वो चुप रहे। उन्होंने कहा तू बोल ले जब तक बोलती है। ये बड़े हौसले की बात है, क्योंकि उस वक्त दिल करता है कि वो क्या यार बात से सुने सर, मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अगर 4 बातें इसकी उसको पता है तो 6 उसकी इसको पता ही होगा, डेफिनेट पता, ठीक है ना। माजी हर किसी का होता है और गलती हर किसी ने की। अगर मर्द फिर इल्ज़ाम लगाने पे आ जाए तो वो जो खान साहब ने खंदा पेशानी का सलाम है खान सर। ऐसे फील्ड के अंदर लोग मौजूद हैं सियासतदान जिन्होंने शादियां की, बीवियां रुल रही हैं, एक्सेप्ट नहीं किया, नकाह किया, जो डिक्लेरेशन में निकली, नकाह किया, छोड़ दिया। हाँ। और उनको उसके बाद उनकी क्रिकेटर एसोसिएशन की। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने इस हद तक आज तक किसी भी मामले में, मतलब उनकी पहली शादी है, दूसरी है, तीसरी है, जो भी है, तो उनका एक उनकी मोरालिटी के हवाले से एक चीज़ तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टॉन्स हमेशा से रहा है। आज भी जिस तरह वो लोगों की नामजदगियाँ, जिस तरह चीफ मिनिस्टर मुंतखब करने के हवाले से, जिस तरह केपी के चीफ मिनिस्टर बनने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरप्राइज होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके और मेरे लिए भी नई होंगी। बहुत सारे रवायती घोड़े जो रेस के अंदर हैं, ये मुझे रवायती घोड़े उस रेस के अंदर जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान सरप्राइज देगा। इमरान खान देखते हैं, खैर वो तो अगली बात क्या कर रहा है, वो कहता है जी मैं तो हलफ भी लूँगा, तो वो भी एक अनोखी तकरीब होगी, वो परेड ग्राउंड के अंदर अवाम की एक तकरीब होगी, उसके अंदर खड़ा होकर मैं हलफ लूँगा। अब सिक्योरिटी अदारों के लिए मसला बना हुआ है। वो कहते हैं जी वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे। आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन होना चाहिए यार, होना चाहिए ऐसा। तब्दीली आए ना तो हर लेवल पे आनी चाहिए, ज़ुल्फ़िकार आनी चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि कौम का मूड देखो, ये जो हमारे यहाँ रवायती चीज़ें चल रही हैं ना 70 साल से, वो एक दूसरी जनरेशन के लिए थी। अब एक ऐसी जनरेशन है, इंटरनेट वाली जनरेशन, उसने देखा अमेरिका का सदर कैसे वोट लेता है, हमारी भी ख्वाहिश है हमारा सदर ऐसे कब वोट लेगा, कब लेगा हमारा सदर पर अवाम में आके कब वोट लेगा भाई। हमारी भी ख्वाहिश होती है। देखो यार, वो जो जर्मनी की चांसलर जो एक अपार्टमेंट में रहती है, वो यार हमारा वज़ीर आज़म कब एक अपार्टमेंट में रहता बंदा होगा जो आप ही चाय बनाता हो और एक नॉर्मल इंसान। हमारा प्राइम मिनिस्टर सड़क के ऊपर चल के सड़क क्रॉस कैसे करेगा? मतलब यूके के अंदर तो ये करते ही हैं वैसे। एग्जैक्टली। लेकिन तो, पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर कब आएगा? तो अब यू ना, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी, ये जो इस वक्त जनरेशन है ना, उसके हाथ में ये है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 1.5 लाख का हो। इंटरनेट हर किसी, इंटरनेट इज़ बिग, वो हसरत से दुनिया को देख रहा है, वो हसरत से देख रहा है कि यार वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लाइन में खड़ा है, वो कॉफ़ी खरीद रहा है, कोई चेक इन में जहाज़ कर रहा है, उनका सेनेटर का, वो कहते हैं हमारे सेनेटर का वैसे होंगे भाई हमारे में। तो अब वो वक्त आ गया है
कि वो जो बाहर जो चीज़ हम हसरत से देखते थे वो हमारे यहाँ की मेरा ख्याल है कि इसका अब 2018 इसका आगाज़ है और ये बातें आगे बढ़ेंगी। ये छोटे फ्लैट्स के अंदर आप ब्यूरोक्रेटों को भी देखेंगे, पॉलिटिशियंस को भी देखेंगे, और इमरान खान का जो सबसे बड़ा काम और जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है इमरान खान साहब पे, वो यही है कि इस सियासत के अंदर से जो मराहत हैं, जो पैसे का अमल दखल है, जो जूस है, उसको निकाल के साइड पे कर दें। उसके बाद आधे लोग तो सियासत छोड़ देंगे। मतलब दिल की बात ये, आधे लोग तो सियासत ही छोड़ देंगे। असेंबलियों में ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए, ठेकेदारी खत्म हो जाए, लॉ मेकिंग जो सियासत बतौर बिजनेस है ये खत्म हो जाए। भाई एमएनए-एमपी की पोजीशन कारोबार है ना, ठेका मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो पैसे बंद होने चाहिए यार। सर जब 20 करोड़ रुपया आप सिस्टम के अंदर लगा के आप एमएनए-एमपी बनेंगे तो आप 40 करोड़ रुपया कमाएंगे। बिल्कुल सही है। पहले तो 20 करोड़ लगाने का सिलसिला बंद करें। इस इलेक्शन तक आम आदमी की अगर इनको नोट देने बंद कर दो एमएनए-एमपीएस को तो खुद ही आधे ज्यादा सियासतदान भाग जाएंगे। असल चीज ये है, ये माजी के अंदर हुआ था कि मुशर्रफ साहब ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रांग किया। सही है। जो फंड्स थे वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में दे दिए। बहुत से एमएनएस एमपीज ने इलेक्शन लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो नाज़म बनेगा, और नाज़म बने। सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आप गाड़ियाँ निकाल दें, आप मराद निकाल दें, आप टैका निकाल दो, आप टैका थोड़ा सा कम कर दें, डाले चाले बंद करो। आप ये जो फंड्स देते हैं, जो रिश्वत के तौर पे देते हैं, ये आप माइनस कर दें और थोड़ी सी रिफॉर्म्स कर दें। ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी सर। सिर्फ इतना कर दें, बड़े बड़े इलेक्टेबल जो हैं मुल्क छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये कि इलेक्शन जो गवर्नमेंट बनाने की जो जोड़ हुई है उस पर कुछ तबसरा कीजिए जनाब। इलेक्शन का जो मामला फैसल साहब चल रहा है, ये गेम बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। हाँ। जिस तरह हम इमरान खान की बात कर रहे थे, आजकल एक इनकलाबी जेल के अंदर है, और उस इनकलाबी की हालत ये है कि वो नेल्सन मंडेला बनने के लिए आए थे। हाँ। और 27 साल तक नेल्सन मंडेला ने जिस करब के अंदर जेल काटी थी और जिस छोटे से कमरे के अंदर वो रहे थे, 24 घंटे के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का एक मील खाना उनको मिलता था। अब भी 27 साल नेल्सन मंडेला ने गुजारे, इनको 27 दिन नहीं हुए। ये मैं खबर एक दे रहा हूँ आपको, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। 27 दिन नहीं हुए। पूरी दुनिया में तरले मिलते जा रही हैं कि खुदा के लिए कोई एनआरओ करवा के जान छुड़ाए। बेज़ाहिर ये टिकर ये चलता है कि उन्होंने हस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया, उन्होंने दवाई लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मरूंगा तो इधर ही, जीऊँगा तो इधर ही, मैं नहीं चाहता, और जुर्रत और बहादुरी से जेल। लेकिन ये अंदर की कहानी ये है कि साहब सऊदीया में भी तरले मिलते जा रही हैं सर, कतर में भी जा रही हैं, तुर्की में भी जा रही हैं, अमेरिका में भी जा रही हैं, यूके में भी जा रही हैं, और एनआरओ की बाज़गश्त चल रही है। लेकिन यहाँ से स्टेट वे रिफ्यूज़ कर दिया गया कि सॉरी। हालांकि मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि एनआरओ दिया जा रहा है और इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले ये चले जाएंगे। ये खबरें चल रही हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। लेकिन इन ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टेट अवे सारे प्रेशर के बावजूद नो कर दिया गया। एक कहानी तो ये है। हाँ। और साहब क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे देसी अंडों का और फलां चीज़ें एक लिस्ट दी है, उसका नाश्ता चाहिए। अच्छा, हमने मंडेला एक भाई दिल का प्रॉब्लम है। मंडेला की बात करते हैं। मैं नेल्सन मंडेला की बात कर लूँ, फिर वक्फे की तरफ जाना है, वापस आते हैं फिर आपने बताना है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की सिचुएशन क्या है। नेल्सन मंडेला की बात बता दूँ, और नेल्सन की जिक्र, नेल्सन मंडेला एक नहायत अजीम इंसान था, और जब वो जेल गया तो उसने दीवारों पर उसके बहुत से नाम लिखे हुए थे। किसने पूछा किसके नाम है, तो कहता है ये वो नाम है जिनको मैं लिख रहा हूँ दीवार पे, ताकि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो ये वो नाम है जिन लोगों को मैंने माफ़ करना है, मुझे इनसे बदला नहीं लेना। क्योंकि वो शख्स किसी कारोबार, धंधे, किसी नुकसान नफ़े के लिए जेल नहीं गया था, वो एक अपनी पूरी कौम को मिशन के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, उनके बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए गया था। काश कि हमारा भी कोई ऐसा लीडर होता जो इस मकसद से जेल गया होता कि उसने पाकिस्तानी कौम को बुनियादी हकूक़ दिलाने। ये सब जो कहते हैं जमहूरियत के लिए जेल गए, ऐसी जमहूरियत जिसने पाकिस्तान का पिछले 40-50-70 नहीं कहता मैं, पिछले 30-40 बरस में जो हशर किया है इस कौम का और इस मुल्क का, भाई ऐसी जमहूरियत के लिए अगर आपने जेल जाना है तो मेहरबानी फरमा के जेल ना जाएं। और काश कि आप जमहूरियत की खातिर जेल गए होते। आप सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने माल के कमाने के लिए और गलत माल कमाए जाने की वजह से हमेशा जेल गए। तो जैसा जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि नो हो गई है, मुझे उम्मीद है कि नो ही रहे। इस बार थोड़े आटे दाल का भाव तो पता चले। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मास्टर देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब,
ये तो आपने बताया कि मियाँ साहब की कैफियत क्या है, देसी अंडों के चक्कर में पड़े, वो तो देखते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है सेंटर में, वहाँ भी बड़ी तोड़ जोड़, और पंजाब पे सबकी नज़र है, क्योंकि बाकी जगह तो जो नंबर्स हैं बैठे हुए, लेकिन ये बड़ी टफ फाइट है। लगता है आपको PML कहीं भी हुकूमत बनाएगी या हर जगह आउट है? फैसल साहब, मैं ये हुकूमत की फॉर्मेशन के कुछ अमल में बराह रास्त इन रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि अवाम की दिलचस्पी के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अवाम जानना चाहते हैं कि उनके जो सियासतदान हैं, जो उनके नेता हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक, एक तो आपने मंजर देखा कि ये जो सियासी बेरोजगार हुए हैं इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी कर दिया जो हार गए हैं बुढ़ापे में। गलत बात। और उनकी जब तस्वीर है पेंशन की उम्र में पेंशन की उम्र थी और बुढ़ापे के अंदर वो सारे बेरोजगार हो गए और सारे इकट्ठे हो गए और कहते गए कि हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हैं, हालांकि अपने अपने रोजगार के लिए इकट्ठे हैं। उनकी नौकरी बेचारों की खतरे में पड़ गई है। खैर, गलत किया तो गलत है सर। इस उम्र में आके किसी शख्स ने बुढ़ापे की इन्वेस्टमेंट की हो कि यार मैंने उसका तुमने दिवालिया कर दिया। हर बंदा वैसे ढूंढ रहा है, पूछ रहा है कि यार इतने सारे जो बुजुर्ग, इतनी बड़ी तस्वीर आती है, किस बंदे की वजह से बेरोजगार हुए हैं, बंदा कौन है, फिर पता चलता है इमरान खान। खैर चलो, पंजाब के अंदर में सिचुएशन बताओ। पंजाब में सिचुएशन क्या है फैसल साहब, कि पंजाब में जो नंबर ऑफ गेम्स थे वो नून लीग के हक में थी स्टार्ट पे। सही, नून लीग ने बड़ी कोशिश की, लेकिन फैसला कौन उसमें जो किरदार था वो काफ लीग का था। काफ लीग के 7 वोट थे, एक इंडिपेंडेंट उनके पास आ गया। हाँ। वो 8 हो गए। अच्छा, चौधरी बरादरान वो फैमिली है कि जिन्होंने माजी के अंदर इस नवाज लीग के हाथों बड़े जख्म खाए। सही, लेकिन वो सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त था कि ज़ोहर-ए-लाई रोड से नवाज लीग शुरू हुई थी और वहाँ से सियासी ट्रेनिंग लेने के बाद ये सियासत आगे बढ़ी। ठीक है, उसी ज़ोहर-ए-लाई रोड पे ये जाते थे, वहाँ से चीज़ें चलती थी, वहाँ से सियासत शुरू होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन वो डिवीजन हो गया ना, तो मुशर्रफ के ज़माने में डिवीजन हो गया। आप अंदाज़ा करें, ये मफादात का अंदाज़ा करें, ये ज़रूरतों के जो ताल्लुक है इनका अंदाज़ा करें। फिर क्या हुआ कि उसी काफ लीग जिसको टफ टाइम दिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए, जिनको साइड लाइन कर दिया गया, फिर हमजा साहब का फ़ोन गया। अच्छा, ये करंट बात कर रहा है, ये काम की बात। हमजा साहब ने फ़ोन किया मोहन सलाई को कि जी देखें, हम तो भाई भाई हैं, हम तो इकट्ठे हो जाना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए। वो वज़ादार लोग हैं, उन्होंने फ़ोन सुन लिया। उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। फिर याद सादिक साहब का फ़ोन गया, जी हमारे बड़े फैमिली टर्म्स हैं, उन्होंने उनका भी फ़ोन सुन लिया। फिर कहा गया, याद सादिक साहब ने कहा कि जी आपको हमजा साहब मिलना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं। फिर कहा गया कि शबाशी साहब भी आना चाहते हैं, उन्होंने वो बात भी सुन ली, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आप ऐसा ना करें, और हम इस्लामाबाद आते हैं तो अभी ये तकल्लुफ़ ना करें। उस दिन लाहौर थे। अच्छा, ओके, तो हम बताते हैं कि क्या करना है, अभी ये तकल्लुफ़ ना करें आप आने का, लेकिन देख लेते हैं। सिचुएशन ये थी, यहाँ तक ये सूरत हाल चली गई कि नवाज लीग ने कहा कि चीफ मिनिस्टरशिप की जो सीट है वो भी आप ले लें, जरदारी साहब से आप बात कर लें। 6 मेंबर जरदारी साहब के हैं, उनको ऑन बोर्ड करें और पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नून लीग की बननी चाहिए एनी कॉस्ट। उसमें आप चीफ मिनिस्टरशिप ले लें, स्पीकरशिप ले लें, जो बाकी ओहदे बचेंगे वो हमें दे दे, बाकी आप ले लें, गवर्नमेंट हमारी बननी चाहिए। उसकी वजह क्या, नून लीग ये समझती है कि अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं बनती, एक तो सारे खाते खुलेंगे, सेकंड पार्टी खाते तो वैसे भी खुलेंगे, पार्टी तो कुछ भी कर लो खुलेंगे, सेकंड पार्टी तितर बितर हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट आपकी बन जाती है तो बहुत सारी चीजें रह जाती है ना, वो इन्वेस्टिगेशन रोक टोक सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रोक जाए। तो उस पर क्या हुआ कि चौधरी बरादरान ने बैठ के अपनी फैमिली में फैसला किया। फैसला करने के बाद उन्होंने कहा कि देखें, हमारी, उनके जो बड़ों ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि हमारी एक ख़ास रवायात हैं, वज़ादारी है, रवादारी है सियासत के अंदर। हमने किसी बारगेनिंग पे, किसी ब्लैकमेलिंग पे, किसी लालच पे नहीं जाना। तो प्रिंसिपली चौधरी शहजाद साहब ने कहा कि इस वक्त में जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो क्या, उस पर फैमिली का कंसेंसस ये हुआ कि वो ये है कि इमरान खान को सपोर्ट किया जाए। एक उनकी फैमिली के चौधरी जवेद अलाई साहब हैं, जो परवेज़ अलाई के भाई हैं, उनका बड़ा प्रिंसिपल स्टॉन्स था इस पर। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का ये तकाजा है कि गैर मशरूत आप इमरान खान को सपोर्ट करें, कोई ओहदा ना मांगे। तो आज मैं ये सवाल कोई ओहदा ना मांगे, बदले में जो दे दें हस्बे जायका, वो नहीं, वो उनकी मर्जी, उन पे छोड़ हस्बे तौफीक। यानी लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि काफ लीग ये ओहदा मांगेगी, चीफ मिनिस्ट्री से मशरूत कर दिया, ये वो कहते हैं ये हमारा मजाज चूंकि ब्लैकमेलिंग है ही नहीं, आप इस्लामाबाद जाए। वो इस्लामाबाद गए, आज उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर सुन ले, मुलाकात में क्या हुआ
वहाँ पे इमरान खान ने सर, हाँ, इमरान खान ने साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज लाई के परफॉर्मेंस की तारीफ की। उनको कहा कि आपने जो ऑरेंज लाइन का एक प्रोजेक्ट लाए थे जो नहीं बन सका, वो बड़ा अच्छा था। रिंग रोड आपने बनाया, वो बहुत अच्छा है। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। वो जितनी देर मुलाकात हुई उसमें ज़्यादा टाइम वो तारीफ करते रहे। सही है। उनका उन्होंने वेलकम किया, खड़े होके वापसी छोड़ के, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट के साथ। सवाल में एक्सटेंशन में ही करता हूँ आपको। परवेज इलाही के अलावा पीटीआई के पास हालांकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कोई मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ इलाही के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पिछले 15 साल के 5 साल उनके रहे, 10 इनके रहे, कोई टफ चैलेंज दे। क्योंकि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप है टफ, बात ये काम इसकी एक रिक्वायरमेंट है, इसकी काम हुआ है और उसको उस मोमेंटम को वो गवर्नर जिलानी के ज़माने से काम हो रहा है पंजाब में, उस मोमेंटम को तोड़ने नहीं दिया सकता। और दूसरी एक और चीज़ जो हुई है, ब्यूरोक्रेसी को जो हाथ लगाए, तो ब्यूरोक्रेसी जो है टफ टाइम देगी चीफ मिनिस्टर को काम डेफिनेट कोऑपरेट। एक ही बंदा है जो जानता है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील करना है, पंजाब कैसे चलता है, हुकूमत कैसे चलानी है, पुलिस कैसे चलती है, पूरी जड़ों में उसका एक परवेज़ इलाही। फैसल साहब, पंजाब आपका पाकिस्तान का 63% है, 12 करोड़ आबादी है, पूरी दुनिया में 2-2 करोड़ के मुल्क है, 12 करोड़ का ये सूबा है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ ये सारी चीज़ें जिसका आपने जिक्र किया, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा हो जो शरीफ डायनेस्टी को टफ टाइम भी दे सके, ठीक है, जो उनको फेस कर सके, जो लोगों को साथ लेके चल सके, जो साथ लोगों को चला सके। कोई डेरादारी का सिस्टम जो पंजाब की एक रवायती कल्चर है, रवायती चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे पूरा उतरता हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं जिस पे कन्विंस हूँ वो ये है कि बैटल फील्ड और लड़ाई पंजाब में होनी है। पंजाब सियासत का मरकज़ है, हब है, नवाज लीग का मरकज़ है। जो बैटल फील्ड है पंजाब और लाहौर होगा, तो ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए कि जो यहाँ पे उनको काउंटर कर सके, उस लड़ाई का जवाब दे सके और इमरान खान आराम के साथ अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कर सके। तो ऐसा जब नाम मैं देखता हूँ, उसमें अलीम खान आता है, उसमें फवाद चौधरी आता है, उसमें यास्मीन राशिद भी उम्मीदवार हैं। महमूद रशीद साहब कहते हैं मेरे से अच्छा उम्मीदवार ही कोई नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझसे अच्छा कोई उम्मीदवार पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे लोगों को जब हम देखते हैं तो बात फिर आप वाली है। वो जो देखना, परवेज़ इलाही से पहले कौन था चीफ मिनिस्टर यहाँ पे? शहबाज शरीफ साहब। और उससे पहले उससे नवाज शरीफ। और पीछे जाए नवाज शरीफ। तो ये फिर जो भी है, भट्टू साहब ने कही, तो ये सब बड़े हैवी वेट लोग हैं। वेट। तो पंजाब की ट्रेडिशन कायम अली शाह नहीं है। नहीं, कायम अली शाह चल नहीं सकता। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, कायम अली शाह लड़ाई में नहीं चल सकता। एग्जैक्ट। तो ये पिछले 25-28 साल से एक ट्रेंड है पंजाब की चीफ में। तो वहाँ वजन, तो मेरा वोट तो मतलब मुझे सुकून होगा अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हुआ। अगर बाकी नामों में से कोई हुआ तो मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ये मत करो यार, मैं अपना कराची शहर छोड़ के 50 साल का इस शहर में आया रहने के लिए, ये ना करो भाई। तगड़ा बंदा इमरान खान साहब की दरखास्त है कि तगड़ा बंदा लगाए। फैसला इमरान खान ने करना बेशक, लेकिन और ये बात जो आप कह रहे हैं, तो हमने जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर तगड़ा बंदा इसलिए भी लगना चाहिए कि पंजाब को डिलीवर भी करे, पंजाब के लोगों को सर्विसेज भी दे और इनको काउंटर भी करे, पॉलिटिकली उस सारी सिचुएशन को फेस कर सके। तगड़ा बंदा तो होना चाहिए। अच्छा, एक वक्त की तरफ जाना है, वापस आके हमने ये बात करनी है कि केपीके क्या है, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए इस वक्त, और वो भी देखना है क्योंकि केपीके जो है वो अब टेस्ट फील्ड ग्राउंड बन जाएगा। पीटीआई का 10 साल हो जाएंगे, फिर वो ये कह सकते टाइम नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, उसका साहब हमने ये भी बात करनी है कि PML पार्टी की शुरू हो गई है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें शुरू हो गई हैं। तो बात यह है कि फजल रहमान साहब पर बात करनी, मेरा बड़े दुखी हैं, वो तो बहुत ही दुखी है। तो वो जो है उससे बात करते हैं, पहले एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। वहाँ से आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार साहब, ये जो भी मुलाकात भी देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के टिकट चल रहे हैं कि अकबी रास्ता से गए, तो आपका क्या ख्याल है? ऐसी प्रोजेक्शन, हम दोनों वहाँ नहीं थे, लेकिन क्या बातचीत हुई होगी? शहबाज, ये तूने क्या किया मेरे साथ? देखिए जी, उस कैफियत को तो अल्लाह ही बेहतर समझते हैं, लेकिन अकबी रास्ते को इस्तेमाल करना, वो तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, अंदर बातचीत क्या हुई ये बताओ। शहबाज शरीफ साहब ऐसी मुलाकातों के आदी हैं, पिछले दरवाजे से जाना, अंधेरे में जाना, ये हमारे यहाँ शरारत मत करो, हमारे यहाँ ये चलता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब इसके बावजूद कि वो नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं,
इसके बावजूद वो तो ठीक है, लेकिन इनकी बातचीत में क्या होगा, क्या प्लानिंग, ये पंजाब की गवर्नमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि अपोजिशन में बैठना है, ये क्या इनके आपस की बातचीत है? मेरा ख्याल है कि जो बात एनआरओ वाली चल रही है ये उसका है, ये उसका एक हिस्सा है। ओके, मेक सेंस, उसका एक हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में फंस गए। मुश्किल ये है कि जो अपोजिशन जिसके दरमियान में खड़े होकर वो टॉक करते हैं, वहाँ पे वो दिल की बात बेचारे कर नहीं सकते, कोई दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी उसमें मौजूद है, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा है। ना ये रियल अपोजिशन कर सकेंगे, ना ये गवर्नमेंट में आएंगे, ना पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बन रही है, ना फेडरल में गवर्नमेंट बन रही है। अपोजिशन के तारीख में कहीं 5 साल के लिए गुम रहेंगे। कल एक इजलास हुआ नून लीग का, जिसमें नून लीग के एमएनएस थे, उसमें मतअद्दद एमएनएस ने खड़े होके, एक एमएनए ने मुझे कहा, उसने कहा कि आज तो कमाल ही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा शहबाज शरीफ साहब ने आज जफ्फी डाली है, हाथ भी पूरा मिलाया और जफ्फी डाली है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का शुक्रिया अदा करें या किसका करें। खैर, ये जो लाइटर मूड था, केपीके में क्या हो रहा है ये बड़ी ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ खड़े होकर ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब, हमारा एक बयानिया था, उस बयानिए की वजह से नतीजा ये निकला कि इलेक्शन में ये सारा कुछ हुआ। उस बयानिए की वजह से हमारी गवर्नमेंट चली गई, उस बयानिए की वजह से नवाज शरीफ साहब जेल में है, उस बयानिए की वजह से मरियम साहबा जेल में है, उस बयानिए के नतीजे में हमें जो वोट मिले उसकी वजह से मिले बकौल उनके। उन्होंने कहा अब हमें लग रहा है कि हम वो बयानिया भी छोड़ रहे हैं। हमने हुकूमत छोड़ी, लीडर्स को छोड़ा, मरियम को छोड़ा, वो जेल में है, सब कुछ छोड़ा, एक बयानिया का। तो अब हमें लग रहा है कि आप वो बयानियाँ भी छोड़ रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि हमने जाना किधर है। ये एक वहाँ तकरीरें जो हुई हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जेल की जो सूरत हाल है ये बड़ी टफ है। ठीक है, मियाँ साहब ने जो है वो मियाँ साहब ने अभी अस्पताल भी जब वो गए हैं तो लिख के रिटर्न दिया कि ये मुझे भेजें। अमला ये कह रहा था कि जी आप लिख के देंगे तो आप जाएंगे, हम वैसे कोई रिस्क नहीं ले सकते, अल्लाह ना करे कोई चीज़। पिछली बार भी लिख के दे के गए थे भाई, फिर क्या हुआ था? आप लिख के देंगे तो आप शिफ्ट होंगे। एक चीज़ केपी के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, हाँ। जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वहाँ पे खटक साहब जो हैं उनका बड़ा दिल कर रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने एक खुफिया इजलास कल किया, एक खुफिया इजलास परसों किया, जिस पे इमरान खान साहब ने उनकी सरजनश भी की, और खान साहब ने बुलवा के उन्हें कहा कि खटक साहब हाथ हौला रखें, मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, लॉबिंग बंद कर दें और आप एमएनए की सीट ना छोड़ें। एमएनए की सीट छोड़ने से उनको मना कर दिया और उनको कहा कि सूबे के अंदर मैं डिसीजन करूंगा कौन सीएम होगा, तो आप लॉबिंग ना करें। असद कैसर को भी कह दिया और उनको भी कह दिया। अब वहाँ पे इमरान खान साहब एक सरप्राइज़ दे रहे हैं, आतिफ खान की सूरत में वो वहाँ पे सीएम होगा, और इस दफ़ा इमरान खान बड़ा फूंक के कदम रख रहे हैं। वो सीएम पंजाब का फैसला हो, वो कैबिनेट का फैसला हो, वो वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन हो, वो मतलब पहले क्योंकि जब इलेक्टेबल्स ले रहे थे कुछ गलतियां हुई, बाद में लोगों को वेट नहीं किया हुआ था, तो अब पूरे हर किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं आ सकता, किसी पे कोई क्रिटिसिज्म, देखिए कोई नालायक भी नहीं हो सकता। देखिए ये जो दावा होता है ना सर, जब आप हाथ खड़ा करके दावा करते हैं कि आइए मेरा एहतसाब करें, तो अभी तो पोस्टें चलना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब की पोस्ट है, तस्वीर लगी हुई है, वो सोशल मीडिया जारी कर रहा है पीटीआई का कि इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम और मीडिया मुझे मेरा एहतसाब करें, मेरे मिनिस्टर्स का एहतसाब करें, मेरी हुकूमत का सिर्फ एहतसाब भी नहीं ना, एक तो ये कि एहतसाब करें और डे टू डे, अभी तो डे टू डे नज़र रखी जाएगी इनकी हर मूवमेंट पे, हर एक सांस पे इनकी नज़र, क्योंकि इनका जो टोटल इलेक्शन का जो इनकी पॉलिसी थी, जो बयानिया था, वो दूसरे पे तनकीद था, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, इसमें ये बुराइयां बड़ी कैटेगोरिकली बताई, अब सॉल्यूशंस देने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब उनमें से वो कोई भी काम, भाई उन्होंने कहा जी देखें हमारे लोन्स इतने बढ़ गए, अब वो कर्जा लेते हुए 100 बार फूंकना पड़ेगा कि अब वो कौम कहेगी हे भाईजान, हेलो सर ज़रा इसका बताएं तो अब क्या हो रहा है। जैसे हर डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज उठ रहा है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, लेकिन उसके अलावा हर एक छोटी सांस जैसी चीज़ जो है ये पीटीआई के लिए भारी है, क्योंकि 5-7 साल उन्हें जिन चीज़ों पर तनकीद की है उनमें से एक भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर फैसल साहब देखें, केपी के अंदर जो वहाँ पे केपी के लोग हैं उन्होंने रिवार्ड क्या दिया, सिर्फ केपी नहीं पूरे पाकिस्तान में बताओ, उनका हर एक एमएनए एमपी कोई भी, कराची और केपी के अंदर जो रिजल्ट है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बिल्कुल ठीक। वहाँ पे लोगों ने एक मोहब्बत का जवाब, उसकी डिलीवरेंस का, उसका एक जवाब दिया, उम्मीद दी है यार, एक उम्मीद दी। अच्छा अब वहाँ पे क्या हुआ है कि आफ्ताब शेरपो हार गए,
वहाँ पे फजलुर रहमान साहब बेरोजगार हो गए, वहाँ पे असफंदियार वली बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगारों की एक फौज सामने आ गई है। सही है। वो सारी सराजुल हक साहब हैं, वहाँ पे बजिंजो साहब हैं, ये सारे लोग बेरोजगार हो गए ना बाबे। अब करने को इनके पास कुछ नहीं है। ये बेसिकली पुराना पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान। ये स्टेटस को के लोग हैं, काफी पुराना, जिनके बारे में मैं फैसल साहब हमेशा कहता हूँ कि इनकी शक्लों पे ना एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, और ये एक्सपायरी डेट अब 2018-19 में नहीं जा सकती। ये आहिस्ता आहिस्ता ये करैक्टर्स पीछे जाएंगे और नए लोग आएंगे, और फ्यूचर का पाकिस्तान वही लोग लीड करेंगे जो करप्शन से नफरत करेंगे, जो फ्यूचर पॉलिटिक्स करेंगे। फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स ये है कि जो लोग करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, जो स्टेटस को के खिलाफ खड़े होंगे, जो इस पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, जो माफियाज के खिलाफ खड़े होंगे, वो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, और इमरान उसको लीड कर रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ वो फेज गुजर गया। ये फेज तो ये था। 2023 जो होगा अब वो 100%, 101% तब्दीलशुदा पाकिस्तान होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड भी होगा, और ट्रांसपेरेंसी भी। फिर मैं कहूँगा ना, ये सारी दुनिया की वबाल जान, ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अब आपने खुद ही पीटीआई ने, खुद ही इमरान खान ने पढ़ा के कौम को ट्रांसपेरेंसी, हिसाब, डिलीवरी, काम, ठेका, वैल्यू, कर्जा, डॉलर, बिजली, सब सिखा दिया है। अभी कौम सब सीख गई है। अब ये जीत तो गए लेकिन सवाल और अकाउंटेबिलिटी का लेवल इतना हाई होगा कि इनको भी बड़ा सोच के साथ। फैसल साहब, इमरान खान साहब ने असल में ये सारे बेरोजगार जितने इकट्ठे हुए हैं ना, ये तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है, ये शक्लें जो आप देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सबको टेक्निकली इमरान खान ने नॉकआउट कर दिया। मैं मान रहा हूं ना, टेक्निकली कैसे नॉकआउट कर दिया? उसने कहा मेरे 4 हल्के आप नहीं खोल रहे थे, आप हुक्म करें कितने खोलने हैं। 26 हल्के तो आज ऑर्डर हुआ है सर। मेजान वो तो उन्होंने कहा 26 हल्के खोले, दोबारा गिनती ये तो कमाल हो गया ना, ये उड़ा दिए। लेकिन अब गेम अब शुरू होगी, और वो गेम होगी ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, असली जमहूरियत के जमहूर जो है वो सियाणी कर दी। आपने खुद ही सियाणी की है। अब ये जमहूर सियाणी है। अब ये कहे कि भाईजान आज सुबह बताएं आज क्या होगा। मैं रोज का डेली हिसाब हो रहा होगा। मैं फैसल साहब आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, ये हजरात जो हैं ये अपना चूरन बेचेंगे, दांदली का बेचेंगे, ये इमरान खान की अपोजिशन करेंगे, लेकिन इनकी दाल नहीं गलेगी। इमरान खान इतनी स्पिरिट हाई ले जाएगा, ऑपोजिशन नहीं होगी कि ये बेचारे जोर लगाएंगे, अवाम निकलेगी नहीं, जो निकलेंगे अवाम उनसे सर ऑपोजिशन नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। इनके पास चीज क्या है? हाँ, थैंक यू। चूरन ही कोई नहीं। इस राउंड में नहीं होगी, 2023 के राउंड में हो सकती है। अगले 5 साल ऑपोजिशन करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। जब कंपैरिजन होगा ना सर, परफॉर्मेंस, ये नवाज लीग का पाकिस्तान परफॉर्मेंस बाद में देखेंगे, ये 2018 का पाकिस्तान है, परफॉर्मेंस बाद में देखेंगे। अभी डे टू डे पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ऑपोजिशन की बुनियाद कोई नहीं है, बुनियाद कोई नहीं है। अभी तो टाइम देना पड़ेगा। बदकिस्मती है कि इन्होंने अपना नाम रख लिया जमहूरियत। जब ये हारते हैं ना, कहते हैं जमहूरियत को गेम खत्म हो गई। जब इनके पैसे का मसला आता है तो जमहूरियत को खतरा है। फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे, जब इनकी दौलत का, मेरी जान फजलुर रहमान के चेहरे पे लिखा हुआ है कि जमहूरियत, उनकी वाली जमहूरियत खत्म हो गई। हम एक वक्फा ले रहे हैं, नया पाकिस्तान। वक्फे से वापस आते हैं। तो जो 56 कंपनियां हैं गुज़श्ता हुकूमत की, पंजाब की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातचीत की है, उसकी बात करेंगे। और चलिए छोटा सा वक्फा लीजिए। माशा कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि यार ये जो पुराने लोग हैं, इनकी जो जमहूरियत है, मेरा पॉइंट ये है कि ख़त्म हो चुकी है। आपने कहा कि ऑपोजिशन, मैं नहीं समझता ऑपोजिशन का कोई पॉसिबिलिटी है, कम से कम पहले 2-2.5 साल नहीं है। क्योंकि अभी तो कहीं ये गवर्नमेंट फेल करेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप शोर मचाएंगे ना। अभी किस बात कर रहा भाई, सपोजिंग हाइपोथेटिकल असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया आपने, उसको कम से कम 4-5-6 महीने देने पड़ेंगे कि वो कोई गलती हो, कुछ हो। साल तो कहीं नहीं गया, तो ये साल ये तिक्के लगाएंगे बस। देखिए फैसल साहब, एक तो खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रेशर डाला। नून लीग के पंजाब में नून लीग के लोगों को आके मिल रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत, मरकज़ में मिल रही है, अपोजिशन को इकट्ठा कर रही है कि हम मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम पीटीआई को टफ टाइम देंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान भी अजीबोगरीब आदमी है, उसने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। उसने कहा जी मैंने अपनी गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को नहीं लेना। उस दर्जन के से ज़्यादा लोगों ने जाके बड़े लॉजिक के साथ मशवरे दिए कि सर इसके बगैर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, हाँ। सर इनको ले लें, सर इनको ले लें। उन्होंने कहा यार बात बड़ी प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट बने ना बने, चले ना चले, मैंने इनके बगैर गवर्नमेंट रखनी है। अब तय ये हुआ है
कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी और चलेगी। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी इसमें रोल क्या प्ले करेगी, ये अपने तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पे फिर कभी बात करें। ये क्या बात हुई? ये क्या तरीका? हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है भाईजान। ये क्या तरीका यार? हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है। ये क्या है? बोटी दिखा के अंदर ड्यूटी है, बोटी दिखा के अंदर ड्यूटी पूरी करेगी। ये क्या? उसकी ड्यूटी लग गई है, रहेगी अपोजिशन में, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। अभी बताओ क्या करेगी? अभी बताओ क्या करेगी पीपल्स पार्टी? बस अपोजिशन के अंदर रहेगी और हस्बे मर्जी हस्बे मंशा रोल प्ले करती रहेगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगी। अच्छा, उसकी खान साहब का आपने कहा कि प्रिंसिपल, फिर मैं दोबारा कहूँगा, वो सबसे बड़ा प्यार बढ़ाना पैसा, सबसे बड़ा टेलीफोन है। खान साहब पीपल्स पार्टी को हुकूमत में ले नहीं सकते, मॉरल इशू। समझते हैं कि पब्लिक का इतना प्रेशर आ गया। सर मैंने भी क्या कहा कि ऑपोजिशन नहीं कर सकेगी। ओके, अगर ये एक भी स्लिप हुआ ना, ऑपोजिशन कर सकेगी। आवाम पूछेगी उन्हें। भाई असद, उसका क्या नाम है, असद उमर का स्टेटमेंट पढ़ा ना कि अगर पीपल्स पार्टी से समझा तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा, वो चल रहा है कल से। वो प्रेशर है ना, आप कुछ नहीं कर सकते वो गलती जिसकी बेसिस पे सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया जाए। तो उनके पास अगर दिल चाह भी रहा हो एक ना, ऑप्शन थी। क्या एक ऑप्शन थी कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन उनको वाजे कर दें कि मेरा एजेंडा ये है, मेरे एजेंडे पे अगर साथ मेरे आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन एहतसाब रुकेगा नहीं। सर वो हो नहीं सकता ना, मेरे वजीरों का भी एहतसाब होगा, मेरा भी होगा और आपका भी होगा। ठीक है, वो बात की बात अगर आप गवर्नमेंट में आने के चक्कर में ये कहें कि फाइलें रुक जाएंगी, नैब में एहतसाब रुक जाएगा, तो वो नहीं रुकेगा। मैं समझ गया, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं माना। जानो बात की बात है, अगर सिर्फ इमरान खान साहब और जरदारी साहब ऐसे हाथ मिलाते हुए तस्वीर आ गई ना, तो सारा बयानिया फारग, भी हलक में आ जाए, बयानिया फारग। तो इमरान खान साहब को अल्लाह हिम्मत दे, लेकिन बड़ी टफ 5 साल है। ये सुबह के सांस लेंगे ना, वो सांस भी सोचे ये वाली सांस ले लूं या रोक लूं ये वाली। फैसल साहब, उन्होंने अपने लोग जो है ना, यूथ जो है, उनको अपने खिलाफ ही खड़ा कर दिया है। उनको आज यूथ सवाल करती है, सर ना कि 10 साल ये में, जो मोबाइल की हमने बात की है ना, इतना सियाना, खुद ही सियाना बनाया। ओवरसीज पाकिस्तानीज के इतने क्लिप्स आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ही इज द ओनली पर्सन, 70 साल के बाद ये वाद शख्स आया है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को पुकारेगा और उनको कहेगा कि पैसा लाओ, और वो पैसा लाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कर्जा अगर आपने उतारना है तो ओवरसीज उसमें हिसाब देंगे, बाहर से इन्वेस्टर बुलाएंगे तो इन्वेस्टर आएगा। सिर्फ क्रेडिबिलिटी का इशू था। लोग सिर्फ बात करते हैं कि यार बंदा कौन है। देखें, आपका जो डॉलर है, मैं कितने दिनों से ये कह रहा हूं, ये माफिया है, ये सटा हो रहा है। आज वो सटे वाले तमाम लोग जो है ना, लेकिन डॉलर मार्केट में आ गया ना। ये जो तरीन साहब जो है एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गए हैं, ये भी बड़ा टफ है एमक्यूएम से हाथ मिलाना। देखिए, आपको पता है कि एमक्यूएम एक ऐसी मछली है जो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो लेकिन हुकूमत के बगैर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। शुरू से ही ऐसा है कि हर हुकूमत का वो हिस्सा होता है। लेकिन पीटीआई के लिए टफ है ना, अपोजिशन वो करते हैं। पीटीआई के लिए टफ है। माजी के अंदर इनकी अहमियत क्या थी कि कराची एक ऐसा फाइनेंशियल हब है, एक अर्बन सिटी का सबसे बड़ा शहर है, उसको आप माइनस करके गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो एमक्यूएम को ये एज था। आज क्या हुआ है कि आज एमक्यूएम के साथ साथ वहां पे पीटीआई भी एक नुमाइंदगी रखती है, बड़ी रियलिटी है। तो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो अलग है, लेकिन आ जाएंगे ना आए तो बेहतर है। लेकिन वो फिर वो वाली बात ना आ जाएंगे। ये मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई की ये जो 5 साल का टेन्योर है, इसमें कोई भी प्रेशर पॉइंट ना मिले, क्योंकि मैं सच बात है इन एहतजाजों से, इन रौलों से, मतलब कोई आप ही नहीं, हर पाकिस्तानी की ये कैफियत। एक 5 साल चाहिए, इंसान अपना कारोबार करे, धंधा करे, कोई रोजगार, स्टेबिलिटी हो, कोई टीवी पे चैन सुकून की बातें हो, कोई अच्छी खबरें आएँ। ये जो है ना रौला, ठीक है पीटीआई ने किया, जिसने भी किया, लेकिन भाई कराची ने एमक्यूएम के हाथों इतनी हड़तालें देखी हैं, इतने ड्रामे देखे हैं, अब यार बस, अब सकत नहीं है। अब इस एंटरटेनमेंट का बस नहीं है। नहीं, पूरे पाकिस्तान ने किया। कराची का तो खैर बड़ा वो तो कहानी मत छेड़ो, वो तो अलग गम की दास्तान है, लेकिन पूरे पाकिस्तान अब 5 साल स्टेबिलिटी चाहिए, कोई रोटी धंधा देखे इंसान यार। सर, मुल्कों के अंदर स्टेबिलिटी का एक अंसर जो होता है वो ममालिक को, रियासतों को लेके चलता है। सिर्फ इतनी खबर आई है ना कि पीटीआई जीत गई, पूरी दुनिया से रिस्पांस चेक कर ले, ओवरसीज से रिस्पांस चेक कर ले, पैसा देख ले, डॉलर देख ले, सारी चीजें बेहतर होना शुरू होगी, स्टॉक एक्सचेंज देख ले। वक्त कम हो रहा है, आप वो कंपनियों की बात करना चाह रहे थे, वो सुनाइए। देखें, ये कंपनियों वाली बात जो है फैसल साहब, ये एक ऐसी अजब करप्शन की गजब कहानी है। पंजाब की 56 कंपनियां जो अब 71 हो चुकी हैं, यहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है फैसल साहब। यहाँ पे
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना पड़ा इस अजब करप्शन की गजब कहानी का, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने इस बहती हुई गंगा में इस अवाम के पैसे को माले गनीमत समझ कर लूटा। ये कई सफ़ात हैं फैसल साहब, मैं इनको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, चंद का मैं जिक्र कर देता हूँ। ये वो लोग हैं नाज़रीन के जिन लोगों को अपने पे स्केल से हट के नवाजा गया, बगैर मेरिट के इनको भर्ती किया गया, इनको कंपनियों के वाली वारिस बनाया गया, और वाली वारिस बनाने के बाद अरबों रुपए इनके ऊपर, करोड़ों रुपए निशावर कर दिए गए। और ये पैसा आपका और मेरा पैसा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको क्या सरखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन हैं? एक चीफ सेक्रेटरी 1.5 लाख रुपया ले रहा है, 1,80,000 रुपया ले रहा है, और आप 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ले रहे हो, क्यों? वाई? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म यह दिया है कि पे स्केल से हट के या ज़्यादा, जिसको जितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं वो सारे पैसे रिकवर किए जाएं। जो करोड़ों में हैं अब वो सारे पैसे रिकवर होंगे और सरकारी ख़जाने के अंदर जमा होंगे। इसमें चंद नाम मैं नाज़रीन आपकी दिलचस्पी के लिए पढ़ देता हूँ कि आहद चीमा साहब जो आजकल जेल के अंदर होते हैं, इनका पे स्केल था ये 19 स्केल के थे। तनख्वाह इनकी 19,74,152 रुपये, 19 लाख यानी 19वां ग्रेड, और 19 लाख अल्लाह के फजल से बल्कि 20 लाख तनख्वाह। इसके अलावा भी कुछ खुफिया किस्म की इनकी असाइनमेंट्स थी, और वहाँ से कितनी तनख्वाह थी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। खालिद परवेज साहब हैं जी, PMS स्केल 70, तनख्वाह 5,52,422 रुपये। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ एजुकेशन, माशाल्लाह, हेल्थ पंजाब की फैसिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये। मोहम्मद अली आमर स्केल 19, तनख्वाह 6 लाख रुपए माहाना। ये आम मुलाजम, बाकी जो सरकारी अफसर हैं ये सुनेंगे, मुझे तो लगता है किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए। मोहम्मद जुल्करनैन स्केल 18, तनख्वाह 4,50,000 रुपये माहाना। डॉक्टर नदीम सहेल स्केल 20, तनख्वाह 3 लाख रुपए माहाना। पॉपुलेशन वेलफेयर एंड इनोवेशन फंड कंपनी, जवाद अहमद कुरैशी सेक्रेटरिएट ग्रुप के हैं, स्केल 19, तनख्वाह 7 लाख रुपए माहाना। इसी तरह डॉक्टर नासिर साहब हैं, 20वां स्केल है, तनख्वाह 8,80,000 रुपए। सर ये एक लंबी लिस्ट है नाज़रीन, ये एक लंबी लिस्ट है, कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसल साहब क्लोजिंग के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। यह जब करप्शन की ऐसी गजब कहानी है कि इसके लिए 4-5 प्रोग्राम चाहिए। ये सर इसके लिए प्रोग्राम नहीं चाहिए, इसके लिए इमरान पंजाब का एक तगड़ा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो रिकवरी कर सके। और इसी बात पे हम इमरान खान साहब से इल्तिजा करते हुए कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर हर जगह जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत बनती है, सेंटर में अच्छी कैबिनेट, हर जगह अच्छी कैबिनेट, अच्छी टीम लगाएं ताकि कौम के लिए बेहतरी हो। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा।